क्या इंडिया के पास अभी अगर हम देखें तो इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इतने वास्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सके, कंप्लीटली फुल्ली वैक्सीनेट किया जा सके? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो है, हेल्थ केयर ने हमेशा सफर किया है पॉलिसी फेल्योर से। ओके। हेल्थ सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है देश की पॉलिटिकल ब्रास का, शुरू से जब से हम इंडिपेंडेंस में आए हैं। अगर किसी भी देश में 1% से भी कम जीडीपी का हेल्थ पे खर्च होता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंस हेल्थ को दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम अमेरिका लेते हैं, जब 12% जीडीपी का खर्च होता है, यूरोप में 12 से 14% तक खर्च होता है, न्यूजीलैंड में ये परसेंटेज और भी ज्यादा है। तो ऐसे भी देश हैं जहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है। तो हमारे देश में हेल्थ को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई, इसमें तो कहने में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को आज हम 74 ईयर्स के बाद बैठे हैं और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कोस रहे हैं, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। मैं कहता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर नहीं है, पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये पॉलिसी एक्सपोजर है। क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इस प्रकार की सिचुएशन में आया ही नहीं। आज पता लग रहा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रिलिमिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इस प्रकार की बीमारी को ले ही नहीं पाया है। तो इसलिए ये एक्चुअली एक्सपोजर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज के पॉलिटिकल ब्रास को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी महामारी को हमें चेक करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल हूं। मैं पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, मेंबर रहा हूं मैं मेडिकल काउंसिल का और दिल्ली मेडिकल काउंसिल का भी। मैंने देश को रिप्रेजेंट किया है एशिया ओशियाना में एज प्रेसिडेंट। मैं फाउंडर चेयरमैन था पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल का, जो मैक्स वैशाली है, 400 बेड का हॉस्पिटल है। और ऐसे काफी सारी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज का मैं मेंबर हूँ, बोथ दिल्ली सरकार की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो डॉक्टर, आप इतने नजदीकी से प्रोफेशनल फील्ड में सिचुएशन को देख रहे हैं, गेज कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल, एकदम पहला सवाल मेरा यही होगा कि म्यूटेंट जो है, अभी कोरोना वायरस का म्यूटेंट है, डबल म्यूटेशन हो गया है, सो सेकंड वेव इतना ज्यादा तेजी से फैल क्यों रहा है? देखिए, सच बात तो यह है कि हमको इस बात का आभास था, क्योंकि जब इंग्लैंड से कुछ केसेस शुरू में आए और वो केसेस थे जिसमें कि पहले 5 केसेस आए, फिर 18 केसेस हुए, और हमको काफी एक्सपीरियंस भी था और नॉलेज भी थी कि ये म्यूटेंट वायरस है और ये काफी डेंजरस है, विरुलेंट है। और इस सबको जानते हुए भी हम आई थिंक अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं था कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको चेताया नहीं, उन्होंने हमें चेताया भी था पिछली वेव के बाद। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को भी देखें, अमेरिका का और यूरोप का, उसमें भी सेकंड वेव बड़ी खतरनाक थी। ब्राजील को आप ले लें तो सेकंड वेव बड़ी खतरनाक थी। तो अगर उन सब से भी हमने एक्चुअली कुछ सीखा नहीं, जो समय हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में लगाना चाहिए था, वो शायद हमने इकोनॉमी खोलने में लगा दिया और हम अपने रूटीन नेशनल बिल्डिंग में लग गए, जिसकी वजह से ये सारी बात हुई। और ये सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, जो डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से इतनी डेंजरस सिचुएशन हुई है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसको हम पहले से कंट्रोल कर सकते थे। कोरोना से रिलेटेड थेरेपीज हैं जो ले सकते हैं पेशेंट्स आमतौर पे? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि 80% कोरोना पॉजिटिव केसेस कैन बी ट्रीटेड एट होम। दे बिहेव लाइक ए सिंपल वायरल फीवर। आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आर एक्चुअली नोन फॉर होम सेटिंग्स। होम केयर प्रोग्राम के लिए उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। वो आपके घर में रहे और आपको अगर कुछ आज के दिन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं, वो तो 15 से 20 लीटर पर मिनट भी ऑक्सीजन देते हैं। तो नॉर्मली जो कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं 5 to 10 लीटर देते हैं, लेकिन आजकल एडवांस कंसंट्रेटर्स जो आ रहे हैं, जो इवन हॉस्पिटल में भी यूजफुल हो सकते हैं, वो 15 से 20, अभी मैंने लेटेस्ट जो देखा वो 30 लीटर पर मिनट भी देता है। म्यूटेशन की वजह से, अब डबल म्यूटेशन हो गया या ट्रिपल म्यूटेशन की भी बात कर रहे हैं लोग, तो कई डॉक्टर्स ने क्लेम किया है कि ये एयरबॉर्न है एंड ट्रांसमिशन एयर के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन WHO ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया है अभी तक कि ये एयरबॉर्न है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन एज ए क्लिनिशियन एंड मेडिकल एक्टिविस्ट मैं कहूंगा कि इस बीमारी में जितना कंफ्यूजन
WHO के डिसीजन से या उनकी डायरेक्शन से हुए हैं, उतने शायद पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुए। और ये कह पाना कि कितना विरुलेंस है इसमें और कितना ये वेदर एयरबॉर्न है या ड्रॉपलेट बॉर्न है, ये सब चीजों में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। आई एम श्योर, क्योंकि अभी हम एक ही साल इसमें हुआ है और एग्जैक्टली जिस तरीके से फैला है, तो मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई कमी नहीं है कि ये नंबर 1 एयरबॉर्न है और नंबर 2 हिंदुस्तान में इस समय कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है। कॉमन पर्सन का एक पर्सपेक्टिव लाती हूँ, तो आप मुझे ये बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम एसिम्टोमेटिक, मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, तो क्या मतलब मैं कम कंटेजियस हूँ एज अ कैरियर? देखिए, बड़ा सिंपल है एंड इसका इलाज अभी भी वही है जो 1920 में जनवरी में जब पहला केस आया था तब भी वही इलाज था। वो इलाज 3 चीजें हैं, आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर मास्किंग है और सैनिटाइजेशन है। इन 3 चीजों का जो जितना इंपॉर्टेंस उस समय थी उतनी इंपॉर्टेंस आज के समय भी है, क्योंकि जितने भी ट्रायल हमने किए और जो रेजीम हम मेडिकल ट्रीटमेंट रेजीम है उससे हम मॉर्टेलिटी को कम कर पा रहे हैं, डेथ्स को कम कर पा रहे हैं और मॉर्बिडिटी को भी कम कर पा रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है और ये कितना इफेक्टिव है? देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले देखा, अगेन मैं पहली वेव से हमने सीखा नहीं, पहली वेव में 3T थे, ट्रेस, ट्रैक एंड ट्रीट। तो ट्रेस, ट्रैक एंड ट्रीट ये 3 मेजर चीज थे। इसी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं कि अगर मेरे को पता लगा कि जैसे आप सपोज या मैं संक्रमित हूं, तो उस संक्रमण का सरकार को भी पता हो, एनजीओ को भी पता हो और मेरे आसपास के जितने कांटेक्ट के लोग हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, उनके टेस्ट हो सके, उनके कांटेक्ट में आ सके कि उनमें से कुछ लोग संक्रमित तो नहीं है। अगर उनमें से कुछ लोग संक्रमित है तो उनको हम आइसोलेशन कर सकते हैं या उनको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस सेकंड वेव में एक्चुअली कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाया और हम वो सब चीजें भूल गए। अब तो इस समय जो आ रहे हैं एक आंधी की तरह आ रहे हैं, उसको उस आंधी की तरह इलाज कर रहे हैं, वही सिचुएशन आई। कोविड-19 का सपोज एक्सपोजर हुआ तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा टेस्ट करवाने का? लिथार्जी हो रही है, आप सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपको हल्का सा फीवर है, आपको थोड़ी खांसी है, मुझे लगता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं, हमें दूसरे तीसरे दिन कोरोना का एंटीजन टेस्ट करा लें या हम RT-PCR करा लें। एंटीजन और RT-PCR में क्या फर्क है कि एंटीजन जो है वो 50% एक्यूरेसी है उसकी। एंटीजन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एंटीजन नेगेटिव इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। लेकिन साथ साथ RT-PCR टेस्ट जो है वो भी 80% की एफिकेसी देता है। उस सिचुएशन में भी RT-PCR भी जो है वो नेगेटिव, नॉट नेसेसरली नेगेटिव है। तो इसीलिए हम इससे आगे जाकर हम आपको HRCT कहलाते हैं कि अगर लंग्स में आपकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि वायरल निमोनिया की तरफ इंडिकेट करती हैं, दिस इज ए बेटर डायग्नोस्टिक टूल टू से that yes, you have viral pneumonia and you have possibility of COVID in you. Okay, so उसी नजरिए से फिर CT स्कैन कब इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्या जरूरी है कि हर एक टेस्ट के बाद, जो टेस्ट आपने मेंशन किया एंटीजन टेस्ट के बाद, RT-PCR के बाद CT स्कैन करवाना भी जरूरी है हर पेशेंट के लिए? नहीं, देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ये कराएं। अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा खांसी या बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं है तो आपको कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो उस समय ये जानने के लिए कि आपका CT स्कोर क्या है और आपके लंग्स की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में हम HRCT कराने के लिए कहते हैं, विच इज ए इंडिकेशन एंड इट कैन इवन चेंज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विच यू रिक्वायर एट दैट टाइम। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कब और किस वक्त पड़ती है? क्योंकि होम केयर में भी बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्या होम केयर में कुछ ऐसी कोरोना से रिलेटेड थेरेपीज हैं जो ले सकते हैं पेशेंट्स आमतौर पे? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि 80% कोरोना पॉजिटिव केसेस कैन बी ट्रीटेड एट होम। दे बिहेव लाइक ए सिंपल वायरल फीवर। खांसी हुई, आपको वो हुआ और आपने अगर एंजाइटी नहीं दिखाई, आप परेशान नहीं हुए और उस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं तो आप यू कैन बी वेरी नाइसली ट्रीटेड एट होम। यू कैन मॉनिटर योरसेल्फ आल्सो एट होम। जैसे कि आपने आज सबको पता है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, ऑक्सीजनेशन क्या है, सबको पता है कि मेरी ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, या सबको पता है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जबकि तीसरे चौथे दिन आपको सर्दी लग के बहुत बुखार आ रहा हो, आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ रही हो, खांसी अनकंट्रोलेबल हो रही हो,
और उस सिचुएशन में अगर अपना आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजनेशन देखते हैं, अगर ये ऑक्सीजनेशन आपका 92 93 से नीचे फॉल कर रहा है तो उस समय डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ओके और ऐसा कोई तरीका है जो हम खुद ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं? आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं। द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आर एक्चुअली नोन फॉर होम सेटिंग्स। होम केयर प्रोग्राम के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। वो आपके घर में रहे और आपको अगर अब कुछ आज के दिन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं वो तो 15 से 20 लीटर पर मिनट भी ऑक्सीजन देते हैं। तो नॉर्मली जो कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं 5 to 10 लीटर्स देते हैं, लेकिन आजकल एडवांस कंसंट्रेटर्स जो आ रहे हैं जो इवन हॉस्पिटल में भी यूजफुल हो सकते हैं, वो 15 से 20, अभी मैंने लेटेस्ट जो देखा वो 30 लीटर पर मिनट भी देता है। तो वो हॉस्पिटल सेटिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो काफी हद तक आपकी आइसोलेशन सेटिंग्स में या प्राइमरी सेटिंग्स जो बनाई है जो विद ऑक्सीजन जहां पर है, या आपके घर में होम आइसोलेशन में बहुत मददगार होते हैं। आज हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं, आज हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है। आप तो डिस्ट्रिक्ट की क्यों बात करें, दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में ऐसा क्यों है कि जहां 62,000 बेड्स हैं, जिसमें से करीब 30,000 32,000 गवर्नमेंट सेक्टर में है और 30-32,000 प्राइवेट सेक्टर में है। ऐसा क्यों है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सब जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते? जो दिल्ली की सरकार के ऑफिशियल है वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। जो मजबूर बेचारा गरीब आदमी है वो वहां जाता है। और आज के दिन भी अगर आप देखें तो अगर आईसीयू बेड्स कहीं पर अवेलेबल है तो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है। ये बताता है कि गवर्नमेंट सेक्टर ने ना तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन किया, ना वो प्रॉपरली इक्विप्ड है। अगर हम शॉर्टकट से लेंगे, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी है या इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, वो अपने लिए तो उनकी मापदंड अलग है और जब गरीब पब्लिक के लिए अलग है, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए ये एक्चुअली ये सिस्टम का एक्सपोजर है, सिस्टम का फेलियर नहीं। मैं कहूंगा हेल्थ केयर को आज के दिन अब तो सुधरना चाहिए। कम से कम मैं 1 से 10 तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट 1 से 2.5 और 3 अपने जीडीपी का हमें खर्च करना चाहिए, ताकि प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर बड़ा वेल प्लान्ड है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। अगर वो उस स्ट्रक्चर को हमने मजबूत कर लिया, जिस स्टेट में ये स्ट्रक्चर मजबूत है, जैसे केरला है, केरला में प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। अब मजबूत है तो वहां पे आपको डेथ्स नहीं होती, वो मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए जिन स्टेट्स ने इसको इम्प्रूव, गुजरात में इम्प्रूव, महाराष्ट्र में भी इम्प्रूव है, तो अगर जहां जहां प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज्यादा कंसंट्रेशन दी है और जहां किया वो अच्छा तरीके से चल रहा है। ओके, फेटेलिटी रेट्स का इतना ज्यादा सेकेंड वेव में होने का कोई स्पेसिफिक कारण है? जी, मैं कहूंगा जो ये फेटेलिटी रेट या जो हम जिसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ये जो इसका जो कारण है, एक तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 34-35% तक चला गया, जो पिछली बार 10-12% तक रहा था। और अगर हम देखते हैं कि 35% जहाँ पॉजिटिविटी रेट है, तो नेचुरली केसेस सीरियस भी, और हम प्रिपेयर्ड कम थे। ये वायरस भी बहुत विरुलेंट है, केसेस काफी सिक आ रहे हैं। और दूसरी चीज, हमारे पास ये जितने भी कोविड के एडमिटेड पेशेंट्स हैं, दे ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन। मैं फर्मली विश्वास करता हूं कि आप अगर देखें, चाहे आज वहां पर कर्नाटका में हुआ, उससे पहले दिल्ली में हुआ, 3-4 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई। तो जितनी भी फेटेलिटी ज्यादा हो रही है वो एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, देन विरुलेंस से हो रही है। तो इसमें हर एडमिटेड पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन वेरिड मात्रा में चाहिए। किसी को 2 लीटर चाहिए तो किसी को 16 लीटर पर मिनट चाहिए, और इसका फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। लेकिन जब आंधी की तरह से मरीज आ रहे हैं और बेड्स पे पड़े हैं, तो हर इंडिविजुअल आदमी का ऑक्सीजन को मेंटेन कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सब जगह आईसीयू सेटिंग्स नहीं है और उस तरीके की एम्प्लॉय रेशो भी नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स की नर्सेज रेशो उतनी नहीं है। तो अगर आज नर्स जो 6 बेड देखती थी आज 20 देख रही है, तो वो 20 पेशेंट्स का ऑक्सीजन को मॉनिटर नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरे को लगता है कि काफी डेथ्स इस बार शायद ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, और शायद वो प्रिवेंटेबल थी
अगर हम उनको प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं उनके ऑक्सीजन लेवल। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो अभी इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे हालात थोड़े से सुधर सके, तो ऐसा क्या होगा? देखिए, मेरे को इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर सरकार को चाहिए, अगले 4-5 दिन में ऑक्सीजन सप्लाई को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली तरीके से करे और हेल्थ केयर फैसिलिटी में प्रोवाइड करें। जब तक अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को ठीक नहीं करेंगे तो हम कोई कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। तो आज के दिन सबसे पहला काम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं और आज का दिन ही दिया है कि आज रात को 12 बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना चाहिए। और ये जो सप्लाईज हैं ये मेरे को लेने नहीं जाना चाहिए, सरकार को मेरे घर पे पहुंचाना चाहिए। बिकॉज एक तो मैं ऑलरेडी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस मरीजों को ठीक कर रहा हूं और मेरा स्टाफ ऑक्सीजन लेने जा रहा है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो इसलिए उनको ये करना चाहिए कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट 50 सिलेंडर की है तो मुझे 50 सिलेंडर 24 घंटे में प्रोवाइड करें। कैसे करें? आई एम रेडी टू पे, राइट? तो बेसिकली ये चीजें जब तक नहीं करेंगे, आप देखिए एलएनजेपी में 2 घंटे की ऑक्सीजन की कमी रही। आजकल राजीव गांधी में अलार्म बजा कि वहां पे राजीव गांधी में ऑक्सीजन की कमी है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को। बत्रा हॉस्पिटल में आपने कल देखा कि 8 लोगों की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग ए डॉक्टर। ये डेथें तो फिर भी है जो सामने आ रही है, ऐसी बहुत सारी डेथें हैं जो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी, जो इससे रिलेटेड ड्रग्स हैं उसकी काला बाजारी को रोकना चाहिए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए, वो ड्रग्स अवेलेबल करानी चाहिए। अगर एक ड्रग जो 2-2.5 हजार की है वो 40-40 हजार में लोग खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीदेंगे आप बताइए? हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है और हॉस्पिटल्स भी क्या करेंगे? मैं बहुत सिंपल से नोट पे इसको एंड करना चाहूंगी इंटरव्यू को। जो आपने बोला प्रिकॉशंस के बारे में मुझे रिगार्डिंग मास्क, सैनिटाइजर्स एंड बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, इसके अलावा कोई ऐसे रिसोर्सफुल तरीके हैं जिससे हम अपनी सेफ्टी को या इम्यूनिटी को बढ़ा सके घर पर रहकर ही? देखिए, हमारे एज ओल्ड तरीके रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के। अगर हम पौष्टिक खाना खाते हैं और तरीके से लेते हैं, पुराने समय में अपनी दादी और अम्मा जो चीजें देती थी कि बेटा ये खाओगे तो इससे अच्छा रहेगा, इस तरीके, तो वो सब चीजें हमें करनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक लोग बढ़ा रहे हैं या घर के छोटे उपाय हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना खाएं, पानी खूब पिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें। आपने देखा अभी जैसे कुंभ का मेला हुआ, इलेक्शंस हुए हमारे डिफरेंट, उसमें दे वर प्रिवेंटेबल, उनको हम बचा सकते थे। तो ऐसी आज भी हम जब ठीक भी हो तो हमें ऐसे मार्केट्स में नहीं जाना चाहिए। तो डबल मास्क इज इम्पोर्टेंट, डबल मास्क, बेसिकली डबल मास्क इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए। आई थिंक हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा और बहुत सारी क्लैरिटी भी आई होगी सिचुएशन को लेकर। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप द सिचुएशन गेट्स बेटर।